Hi everyone, welcome to AG History Companion. So this is part 2 of chapter 1st Geography class 10th. So let's begin. Development of resources. Resources are vital for human survival as well as for maintaining the quality of life. रिसोर्सेज हमारे जो ह्यूमन सर्वाइवल है उसके लिए नेसेसरी है और साथ ही साथ हमारी जो लाइफ की क्वालिटी है उसको भी मेंटेन रिसोर्सेज ही करते हैं. ह्यूमन बींग्स यूज रिसोर्सेज इनडिस्क्रिमिनेटली एंड लेड टू द मेजर प्रॉब्लम्स. अब जिसके पास रिसोर्सेज अवेलेबल हैं वो रिसोर्सेज को इनडिस्क्रिमिनेटली मतलब बिना किसी रोक टोक के मतलब यूज़ करे जा रहे हैं और उसकी वजह से बहुत सारी मेजर प्रॉब्लम्स हो रही है. फॉर एग्जांपल पुअर्स हैं, उनके पास रिसोर्सेज नहीं है, मतलब उनके पास पैसा ही नहीं है. पैसा भी तो एक रिसोर्स ही है, पैसे को दे के ही हम अपनी नीड पूरी करते हैं, तो पैसा भी एक रिसोर्स है. अब फॉर एग्जांपल पुअर के पास पैसा नहीं है, मतलब रिसोर्स नहीं है, तो उनकी नीड पूरी नहीं हो रही है. लेकिन जो रिच पीपल हैं उनके पास पैसा भी है, तो वो पैसा दे के रिसोर्सेज ले सकते हैं और वो इनडिस्क्रिमिनेटली रिसोर्सेज यूज़ करते जा रहे हैं. बट उनको ये नहीं पता कि रिसोर्सेज का भी एक एंड है. तो वो ये समझ रहे हैं कि रिसोर्सेज आर फ्री गिफ्ट ऑफ नेचर, लेकिन रिसोर्सेज फ्री गिफ्ट नहीं है. हमें टेक्नोलॉजी लगा के और इंस्टीट्यूशन बना के मतलब हमें उसको प्रिपेयर करना पड़ता है, उसके बाद हम उसको यूज़ करते हैं. दीज आर नॉट फ्री गिफ्ट ऑफ नेचर. तो मेजर प्रॉब्लम्स क्या है? डिप्लेशन ऑफ रिसोर्सेज. अब इनडिस्क्रिमिनेटली यूज़ कर रहे हैं तो रिसोर्सेज धीरे धीरे डिप्लेट होते जा रहे हैं, मतलब ख़त्म होते जा रहे हैं. नेक्स्ट इज़ डिवाइडेड द सोसाइटी. और रिसोर्सेज ने सोसाइटी को डिवाइड कर दिया है. जिनके पास रिसोर्सेज है केम टू नोन एज रिच एंड जिनके पास नहीं है वो पुअर हो गए. मतलब हैव जिनके पास है हैव, जिनके पास नहीं है हैव नॉट. रिच और पुअर. देन ग्लोबल इकोलॉजिकल क्राइसिस. अब जो इनडिस्क्रिमिनेट एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है ना रिसोर्सेज का, उसकी वजह से इकोलॉजिकल क्राइसिस भी आ रहे हैं और वो ग्लोबली आ रहे हैं, जैसे कि ग्लोबल वार्मिंग. अब हम एसीज़ वगैरह यूज़ करते हैं या फिर रेफ्रिजरेटर वगैरह यूज़ करते हैं, इनसे क्या बोलते हैं ग्लोबल वार्मिंग होती है. ग्लोबल वार्मिंग नहीं, इनसे ओजोन लेयर डिप्लेशन होते हैं. ग्लोबल वार्मिंग CO2 ज़्यादा रिलीज़ हो रही है एनवायरनमेंट में और एनवायरनमेंट पोल्यूशन भी इंक्रीज़ हो रहा है, लैंड डिग्रेडेशन, मतलब ये सारे क्राइसिस आ रहे हैं. तो ये 3-4 मेजर प्रॉब्लम्स हैं. अगर हम रिसोर्सेज को ध्यान से यूज़ करें तो इन प्रॉब्लम्स को क्या बोलते हैं सॉर्ट आउट कर सकते हैं. An equitable distribution of resources has become essential for a sustained quality of life and global peace. तो हमें रिसोर्सेज का इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन करना चाहिए एंड दैट इज़ ऑल्सो असेंशियल फॉर सस्टेन्ड क्वालिटी ऑफ लाइफ एंड ग्लोबल पीस. और ये ज़रूरी भी है ग्लोबल पीस और क्वालिटी ऑफ लाइफ के लिए. सस्टेन्ड मतलब कि सभी के पास अच्छी क्वालिटी ऑफ लाइफ होनी चाहिए. इफ़ प्रेजेंट ट्रेंड कंटिन्यूज़. प्रेजेंट ट्रेंड कौन सा? मतलब जो रिच हैं वो इनडिस्क्रिमिनेटली यूज़ कर रहे हैं. अगर ऐसा होता रहा द फ्यूचर ऑफ आवर प्लानट इज़ इन डेंजर. तो हमारा जो प्लानट का फ्यूचर है वो डेंजर में है. मतलब बाद के लिए तो रिसोर्स बचेंगे ही नहीं, अभी हम सारे यूज़ करते जा रहे हैं, तो बाद के लिए रिसोर्सेज कौन प्रिजर्व करेगा? रिसोर्स प्लानिंग इज़ असेंशियल फॉर सस्टेनेबल एग्जिस्टेंस ऑफ ऑल फॉर्म्स ऑफ लाइफ. देयरफॉर जो रिसोर्स प्लानिंग है वो असेंशियल हो गई है फॉर सस्टेनेबल एग्जिस्टेंस ऑफ ऑल फॉर्म्स ऑफ लाइफ. तो सस्टेनेबल एग्जिस्टेंस के लिए रिसोर्स प्लानिंग असेंशियल है. देन सस्टेनेबल डेवलपमेंट. अब सस्टेनेबल जो एग्जिस्टेंस है वो कंपोनेंट है सस्टेनेबल डेवलपमेंट का. जैसे सस्टेनेबल डेवलपमेंट में क्या आता है कि ऐसी डेवलपमेंट शुड टेक प्लेस विदाउट डैमेजिंग द एनवायरनमेंट. एक तो ऐसी डेवलपमेंट हो जिसकी वजह से एनवायरनमेंट को कोई डैमेज ना हो, और दूसरा डेवलपमेंट इन प्रेजेंट शुड नॉट कॉम्प्रोमाइज़ विद द नीड्स ऑफ द फ्यूचर जनरेशंस. और जो डेवलपमेंट हम प्रेजेंट में कर रहे हैं वो फ्यूचर जनरेशन की नीड्स के साथ कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होना चाहिए. मतलब अगर हम डेवलपमेंट कर रहे हैं, रिसोर्सेज यूज़ करे जा रहे हैं और बाद में जो फ्यूचर जनरेशन है उनके लिए रिसोर्सेज बचे ही ना, तो वो फ्यूचर जनरेशन की नीड्स पूरी नहीं हो पाएंगी ना, तो हम उनकी नीड्स के साथ कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हैं ना. सो दिस इज़ रॉन्ग. सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या है? एक तो एनवायरनमेंट को कोई हार्म नहीं होना चाहिए, दूसरा शुड नॉट कॉम्प्रोमाइज़ विद द नीड्स ऑफ फ्यूचर जनरेशन. तो ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट के 2 मेन पॉइंट्स हैं, एनवायरनमेंट और फ्यूचर जनरेशन. अब इंटरनेशनल अर्थ समिट. फर्स्ट इंटरनेशनल अर्थ समिट हुआ था, सबसे पहले देख लेते हैं कब हुआ था. इन 1992, जून 1992 में
फर्स्ट इंटरनेशनल अर्थ समिट हुआ था और ये कहाँ पे हुआ था? रायो डी जेनेरियो, ब्राज़ील में एक प्लेस है रायो डी जेनेरियो, वहाँ पे हुआ था। और इसकी बुक में इसकी हेडिंग भी रायो डी जेनेरियो अर्थ समिट के नाम से है। रायो डी जेनेरियो अर्थ समिट 1992 के नाम से मेंशन किया गया है बुक में ये। देन मोर देन 100 हेड ऑफ स्टेट्स, और 100 मतलब 100 से भी ज़्यादा हेड्स ऑफ स्टेट वहाँ पे मिले थे रायो डी जेनेरियो पे इंटरनेशनल अर्थ समिट में। देन वो वहाँ पे क्यों मिले थे? टू एड्रेस अर्जेंट प्रॉब्लम्स ऑफ एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एंड सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट एट द ग्लोबल लेवल। तो जो कुछ प्रॉब्लम्स आ रही थी एनवायरनमेंट की प्रोटेक्शन को लेके, उसको सॉल्व करने के लिए, और सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट, सोशियो इकोनॉमिक मतलब सोशियोलॉजी, मतलब सोशल और इकोनॉमिक दोनों तरह से डेवलपमेंट होनी चाहिए। सोशल मतलब रिच और पुअर, मतलब पुअर ज़्यादा पुअर ना रहे, रिच ऐसा होता है ना कि रिच होते जाते हैं, पुअर होते जाते हैं, तो पुअर को भी थोड़ा चांस मिले रिच बनने का, और ये नहीं कि रिच के पास ही रिसोर्सेज आते जाए, तो वो सोशियो होगी। और इकोनॉमिक मतलब पैसों से रिलेटेड, सोशियो इकोनॉमिक, सोशियो मतलब ये जो दो हमने डिवाइड कर दिया सोसाइटी को, इकोनॉमिक पैसे से रिलेटेड, तो सोशियो इकोनॉमिक दोनों तरह से डेवलपमेंट होनी चाहिए एट ग्लोबल लेवल, और ग्लोबल लेवल पे होनी चाहिए। नेक्स्ट इज़ असेंबल्ड लीडर्स, और वहाँ पे जो भी लीडर्स मिले थे उन्होंने क्या साइन किया? साइंड द डिक्लेरेशन ऑन ग्लोबल क्लाइमेटिक चेंज एंड बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी। अभी डिक्लेरेशन का नाम है डिक्लेरेशन ऑन ग्लोबल क्लाइमेटिक चेंज एंड बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, ये आपको याद रखना पड़ेगा। देन एंडोर्स्ड द ग्लोबल फॉरेस्ट प्रिंसिपल्स एंड अडॉप्टेड एजेंडा 21 फॉर अचीविंग सस्टेनेबल डेवलपमेंट इन 21st सेंचुरी। और उन्होंने क्या अडॉप्ट किया? एजेंडा 21 अडॉप्ट किया ताकि वो सस्टेनेबल डेवलपमेंट अचीव कर पाए 21st सेंचुरी में। अब एजेंडा 21 क्या है ये स्टडी कर लेते हैं। डिक्लेरेशन साइंड एट UNCED। अब जो फर्स्ट इंटरनेशनल अर्थ समिट हुआ था उसका नाम क्या है? यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन एनवायरनमेंट एंड डिक्लेरेशन। मतलब ये एक कॉन्फ्रेंस हुई थी ना, उसका नाम ही बता दिया, यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन एनवायरनमेंट एंड डिक्लेरेशन। और वो कब हुई थी? जून 1992 में हुई थी। कहाँ पे हुई थी? रायो डी जेनेरियो, ब्राज़ील में। एम्स एट अचीविंग ग्लोबल सस्टेनेबल डेवलपमेंट, अभी हमने पढ़ा ही, एम्स एट अचीविंग ग्लोबल सस्टेनेबल डेवलपमेंट। सस्टेनेबल डेवलपमेंट के 2 पार्ट्स है, एक तो एनवायरनमेंट को कोई हार्म नहीं होना चाहिए, दूसरा क्या था कि फ्यूचर जनरेशन की नीड से कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होना चाहिए। एन एजेंडा टू कम्बैट एनवायरमेंटल डैमेज, पॉवर्टी, डिसीज़ थ्रो ग्लोबल कोऑपरेशन ऑन कॉमन इंटरेस्ट, म्यूचुअल नीड्स एंड शेयर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। और इस एजेंडा में क्या लिखा गया है कि हम क्या सॉर्ट आउट करेंगे? एनवायरमेंटल के साथ एनवायरमेंटल डैमेज, एनवायरमेंट के साथ जो भी डैमेज हो रहा है एक तो उसको सॉर्ट आउट करना है। दूसरा पॉवर्टी, वही सोशो इकोनॉमिक आ गया ना, पॉवर्टी। तीसरा डिसीजेज जो फैल रही हैं, कैसे? थ्रो ग्लोबल कोऑपरेशन ऑन कॉमन इंटरेस्ट, जो कॉमन इंटरेस्ट है उस पर ग्लोबल कोऑपरेशन करके, और जो म्यूचुअल नीड्स हैं उनकी उस पर भी कोऑपरेशन करके, और कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ शेयर करके। तो क्या एजेंडा है? एनवायरमेंटल डैमेज, पॉवर्टी और डिसीज़ को कम्बैट करना थ्रू ग्लोबल कोऑपरेशन ऑन कॉमन इंटरेस्ट, कॉमन इंटरेस्ट पे ग्लोबल कोऑपरेशन, म्यूचुअल नीड्स पे ग्लोबल कोऑपरेशन एंड शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। और जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ शेयर की है इन तीनों चीज़ों पे ग्लोबल कोऑपरेशन होना चाहिए। किन किन 3 चीज़ों पे ग्लोबल कोऑपरेशन होना चाहिए? कॉमन इंटरेस्ट, म्यूचुअल नीड्स एंड शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। नेक्स्ट इज वन मेजर ऑब्जेक्टिव इज़ दैट एवरी लोकल गवर्नमेंट शुड ड्रॉ इट्स ऑन लोकल एजेंडा 21। तो इसका एक मेजर ऑब्जेक्टिव क्या है कि वैसे तो उन्होंने एक ओवरऑल डिफाइन कर दिया कि एजेंडा 21 क्या है, एम्स एट अचीविंग ग्लोबल सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ये एजेंडा है। लेकिन उसका सबसे बड़ा ऑब्जेक्टिव क्या है कि जो एजेंडा 21 है ना, वो लोकल गवर्नमेंट का भी हो सकता है खुद का। मतलब एक तो ग्लोबली हो गया, एक जो लोकल गवर्नमेंट है वो भी अपना एजेंडा 21 बना सकती है, उसके अंदर कुछ जो भी वो रखना चाहे वो रख सकती है, लेकिन एम क्या है? ग्लोबल सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ये मेन बात है। अब इसके कुछ MCQs देख लेते हैं। 5-6 MCQs निकले, इतना बड़ा टॉपिक था नहीं। तो रिसोर्सेज आर वाइटल फॉर, रिसोर्सेज किसके लिए वाइटल है? ह्यूमन सर्वाइवल, मेंटेनिंग द क्वालिटी ऑफ लाइफ, बोथ और नन। सो राइट ऑप्शन इज बोथ।
नेक्स्ट इज रिसोर्सेज आर फ्री गिफ्ट ऑफ नेचर। रिसोर्स क्या फ्री गिफ्ट है नेचर के? नो, फॉल्स। मेजर प्रॉब्लम्स ड्यू टू इनडिस्क्रिमिनेटली यूज़ ऑफ रिसोर्सेज। जो इनडिस्क्रिमिनेटली यूज़ हो रहा है रिसोर्सेज का, उसकी वजह से क्या मेजर प्रॉब्लम्स आ रही है? डिप्लेशन ऑफ रिसोर्सेज, डिवीजन ऑफ सोसाइटी, ग्लोबल इकोलॉजिकल क्राइसिस। तो ये तीनों प्रॉब्लम अभी हमने पढ़ी हैं, तो ऑल इज़ राइट ऑप्शन। देन इंटरनेशनल अर्थ समिट हेल्ड इन, कब हुआ? जून 1992। कई बार ऐसा होता है कि अभी इसमें मैंने ईयर तो अलग अलग मेंशन कर रखे हैं ऑप्शन में, कई बार ऐसा होता है कि ईयर 1992 ही दे दिया लेकिन जो मंथ है वो चेंज कर दिए। तो जून भी याद, अगर आपको फुल मार्क्स गेन करने हैं तो ये भी याद रखना पड़ेगा, जून मंथ में हुई थी, जून 1992। इंटरनेशनल अर्थ समिट हेल्ड एट कहाँ पे हुआ था? रायो डी जेनेरियो। ऑप्शन में रायो डी जेनेरियो भी हो सकता है, मतलब प्लेसेस भी हो सकते हैं ब्राज़ील के कुछ, और वैसे तो ब्राज़ील में हुआ था। रायो कन्वेंशन अडॉप्टेड डैश फॉर अचीविंग सस्टेनेबल डेवलपमेंट इन द 21st सेंचुरी। तो कौन सा एजेंडा अडॉप्ट किया था? एजेंडा 21। नेक्स्ट इज एक्सपेंड द टर्म UNCED। अब UNCED को की फुल फॉर्म बताओ। यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन तो ठीक है, ठीक है। दूसरा है इकोनॉमिक डेवलपमेंट। इकोनॉमिक डेवलपमेंट भी हो सकता है, इकोलॉजिकल डेवलपमेंट भी हो सकता है, और एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट भी हो सकता है, क्योंकि हमने भी पढ़ा सोशो इकोनॉमिक उनका एक क्या था, मोटिव था। तो इकोलॉजिकल डेवलपमेंट तो काट ही दो, बचा A और C। तो पहले एनवायरनमेंट फिर डेवलपमेंट, ठीक है। एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन भी तो है ना, तो C इज़ राइट ऑप्शन, यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट।